हेलो दोस्तों, केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की एग्रीकल्चर के फर्स्ट चैप्टर में किसके बारे में, सोइल प्रोडक्टिविटी के बारे में। सोइल प्रोडक्टिविटी के बारे में कल अपन ने बात की और फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, सोइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी के बीच में डिफरेंस। तो हम बात करते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी की। तो सोइल प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टेयर मृदा की जो उत्पादन देने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, मृदा उत्पादकता अर्थात सोइल प्रोडक्टिविटी। फिर इसके बाद हमने बात की दोस्तों, सोइल प्रोडक्टिविटी को फैक्टिंग करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनकी, यानी कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारकों की अपन ने बात की। तो उनमें पहला है हमारा सोइल फर्टिलिटी। किसकी बात की हमने, सोइल फर्टिलिटी की। इसके बाद में हमने बात की किसकी, फिजिकल स्टेटस ऑफ सॉइल की, मृदा की भौतिक दशा के बारे में। फिर तीसरे नंबर पर अपन ने किसके बारे में बात की थी दोस्तों, सॉइल लोकेशन की, मृदा की स्थिति के बारे में अपन ने बात की थी। फिर इसके बाद में अपन ने बात की प्रोडक्शन डिमांड की, मार्केट में प्रोडक्शन की क्या डिमांड है उसके बारे में। फिर इसके बाद में अपन ने बात की दोस्तों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, यातायात के साधनों के बारे में। फिर अपन ने बात की छठे नंबर पर अदर फैक्टर्स, अन्य कारकों में, जैसे कि पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाना या किसी भी भौतिक आपदा के कारण भी फसल का नष्ट हो जाना, उन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। फिर अपन ने इसके बाद क्या देखा था दोस्तों, सोइल फर्टिलिटी हम प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस देखा था। उसके बाद अपन ने क्या किया, सोइल हीरोजन और कंजर्वेशन की बात की, मृदा क्षरण और संरक्षण के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो अपन बात करते हैं सोइल हीरोजन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्तों, सोइल हीरोजन की अपन बात करने वाले हैं। तो मृदा के कणों का भौतिक रूप से अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, वो दोस्तों क्या कहलाती है, सोइल हीरोजन। अपन ने उदाहरण देखा था, रेगिस्तान में देखते हैं अपन, एक टीला एक स्थान पर होता है और जब तेज हवाएं चल रही होती है और जब अपन उस टीले को दूसरे दिन जाकर देखते हैं तो वो उस टीले की स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है, वो टीला दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है मृदा क्षरण, सोइल हीरोजन, यानी कि मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, सोइल हीरोजन। फिर इसके बाद अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ सोइल हीरोजन। तो सोइल हीरोजन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, तो दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का हमारा सोइल हीरोजन। पहला होता है नेचुरल हीरोजन और दूसरा होता है एक्सेलरेटेड हीरोजन। पहला होता है नेचुरल हीरोजन यानी कि प्राकृतिक कारक, और दूसरा होता है हमारा त्वरित क्षरण को अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कृत्रिम क्षरण या आर्टिफिशियल हीरोजन। त्वरित क्षरण को अपन क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल हीरोजन। अपन बात करते हैं नेचुरल हीरोजन की, यानी कि प्राकृतिक क्षरण, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है अपन को, क्या प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से होने वाला क्षरण क्या कहलाता है, नेचुरल क्षरण, प्राकृतिक क्षरण। अब प्राकृतिक क्षरण कैसे होगा, बात करते हैं प्राकृतिक क्षरण की। तो दोस्तों, प्राकृतिक क्षरण वनस्पति से ढकी हुई मृदा को या वनस्पति से ढकी हुई मृदा में यदि मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रकार का हीरोजन क्या कहलाएगा दोस्तों, प्राकृतिक क्षरण यानी कि नेचुरल हीरोजन। हमारी कोई भी सॉइल है, फील्ड है, हमारा कोई भी फील्ड है, उसमें प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति उपलब्ध है वो है, यानी कि हमारे फील्ड में वनस्पति ग्रो हो रही है, उग रही है, और उसके बावजूद भी यदि
उसमें मृदा के कण कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। वो वायु के द्वारा भी पहुंच सकते हैं या फिर जल के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार का इरोजन क्या कहलाता है? सोइल नेचुरल इरोजन, यानी कि प्राकृतिक क्षरण। कैसा क्षरण होगा दोस्तों? प्राकृतिक क्षरण। इसके बाद में हमारा क्या आता है? त्वरित क्षरण। इसे कि अपन क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल इरोजन यानी कि कृत्रिम क्षरण। ये कैसे होता है दोस्तों? कोई भी फील्ड होता है, फील्ड में प्राकृतिक जो वनस्पति होती है, उस वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर या फिर जुताई के द्वारा खोदकर या फिर वनस्पति को नष्ट कर दिया जाता है और फिर उस फील्ड में क्या होता है? क्षरण होता है, चाहे वो वायु के द्वारा हो या फिर जल के द्वारा हो। तो वो क्षरण क्या होता है? त्वरित क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? त्वरित क्षरण। किसी फील्ड में वनस्पति को नष्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं दोस्तों। या तो अपन ने क्या कर दिया हो, उसमें पशुओं को चरा दिया हो। पशुओं के चरने से क्या होगा? पशुओं के जो पैरों के खुर होते हैं, उनके द्वारा वो वनस्पति नष्ट हो जाएगी या फिर अपन क्या कर देंगे? उस फील्ड में जुताई कर देंगे, जुताई करके वनस्पति को अपन नष्ट कर देंगे। या फिर तीसरा हमारा क्या आएगा? वनस्पति को नष्ट कर देंगे। तो दोस्तों फिर उस फील्ड में क्या होगा? सोइल इरोजन, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? त्वरित क्षरण, आर्टिफिशियल इरोजन। क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। पशुओं को चराना, जुताई करना, ये सब कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? मनुष्य के द्वारा किया जाएगा। तो इसे अपन आर्टिफिशियल इरोजन भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इरोजन के प्रकार के बाद अपना आता है वायवीय क्षरण करने वाले कारक। सोइल इरोजन, मृदा क्षरण को करने वाले कारक। मृदा क्षरण किन किन कारणों से हो रहा है, किन किन के द्वारा हो रहा है? तो पहला आता है हमारा जलीय क्षरण, यानी जलीय क्षरण में बात करते हैं अपन जल के द्वारा होने वाला क्षरण। और दूसरे नंबर पर आता है अपना वायवीय क्षरण, वायु के द्वारा होने वाला क्षरण। अब हम दोस्तों बात करने वाले किसकी? जलीय क्षरण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? जलीय क्षरण की बात करते हैं। जलीय क्षरण की, तो जलीय क्षरण में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों अब जलीय क्षरण की। तो पहली बात तो क्या होता है? जलीय क्षरण होता है क्या है? मीनिंग ऑफ वाटर इरोजन। जलीय क्षरण का अर्थ क्या होता है? तो मृदा क्षरण का वह प्रकार, या जब मृदा क्षरण जल के द्वारा होता है तो वो क्या कहलाएगा? जलीय क्षरण। या दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि मृदा के कणों का जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या मूल स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाएगी दोस्तों? जलीय क्षरण। इसके बाद हम बात करते हैं जलीय क्षरण के टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, जलीय क्षरण के प्रकारों की। क्या करेंगे? जलीय क्षरण के प्रकारों की। जलीय क्षरण कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है? तो इसमें बात करें दोस्तों तो हमारा क्या आता है? पहला टाइप होता है स्प्लैश इरोजन, यानी कि बौछार क्षरण। दूसरा होता है स्टीप इरोजन, परत क्षरण। तीसरा होता है रिल इरोजन, यानी कि रिल क्षरण। और चौथा होता है हमारा गैली इरोजन, यानी कि अवनालिका क्षरण। बात करते हैं हम स्प्लैश इरोजन की, यानी कि बौछार क्षरण की। दोस्तों जब वर्षा बूंदों के रूप में छोटी छोटी बौछार के रूप में होती है। दोस्तों जब वर्षा बूंदों के रूप में छोटी छोटी बौछार के रूप में होती है, तो बूंदों के द्वारा मृदा कणों का
अपने मूल स्थान से हटने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाएगी दोस्तों? बौछार सरण के कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बौछार सरण। दोस्तों जब वर्षा शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होगा, जो वर्षा की बूंदें छोटी छोटी बूंदों के रूप में बरसात का जल जो होता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरेगा और उन बूंदों से क्या होगा, मिट्टी के कण इधर उधर होंगे या अपने मूल स्थान से हटेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों? स्प्लैश इरोजन यानी कि बौछार सरण। यह आमतौर पर अपन किस में देखते हैं? वाटर इरोजन का उदाहरण देखें तो अपन आमतौर पर वर्षा ऋतु में इसको देख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारा क्या, शीट इरोजन यानी कि परत सरण की अपन बात करें। परत सरण, जब वर्षा का जल क्या होने लगेगा दोस्तों? बहने लगेगा। जब बरसात का जल धीरे धीरे बहने लगता है तो वो मृदा के ऊपरी परत को एक परत के रूप में, लेयर के रूप में क्या अपने साथ बहा ले जाता है। तो इस प्रकार के इरोजन को अपन क्या बोलते हैं? परत सरण या शीट इरोजन। शीट इरोजन पहला तो क्या होगा दोस्तों? बरसात बूंदों के रूप में हो रही है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में होगी तो उससे कणों का अपने मूल स्थान से हटने की प्रोसेस स्प्लैश इरोजन यानी बौछार सरण कहलाएगी। उसके बाद जब बरसात थोड़ी अधिक होगी तो जो बरसात का जल है क्या होगा, परतों के रूप में बहने लगेगा तो परत के रूप में अपने साथ मृदा कणों को भी बहा ले जाएगा। तो इस प्रकार का सरण क्या कहलाएगा दोस्तों? परत सरण। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारे क्या, रिल इरोजन यानी कि रिल इरोजन की बात करें तो रिल इरोजन में परत सरण वर्षा के बहने के बाद बरसात के पानी का जो पानी बहेगा उसके पश्चात क्या होगा, वो थोड़ी अधिक मात्रा में बहेगा तो वह छोटी छोटी नालियों के रूप में बहता है। ढलान की दिशा में क्या होगा, छोटी छोटी नालियों में के रूप में बहेगा और उन छोटी छोटी नालियों का पड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? रिल इरोजन कहलाता है। यानी कि जल के ढाल की दिशा में बहने पर जब छोटी छोटी नालियों का निर्माण होता है या फिर अपन रिल का निर्माण होता है तो इस प्रकार के सरण को, इस प्रकार के मृदा सरण को या सोइल इरोजन को क्या बोलते हैं? रिल इरोजन अपन बोल देते हैं। इसके बाद हमारे चौथे नंबर पर आता है दोस्तों क्या, अवनालिका सरण। अवनालिका सरण यानी कि गैली इरोजन। किसकी बात आती है दोस्तों? गैली इरोजन की। तो गैली इरोजन की बात करें तो रिल सरण का क्या बड़ा रूप है क्या, गैली इरोजन। यानी कि छोटी छोटी रिल या बहुत सारी नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ मिलकर एक बड़े रूप, नाले का रूप ले लेती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? अवनालिका सरण या गैली इरोजन बोलते हैं। दोस्तों जब फील्ड में या ढाल की दिशा में क्या बहता है, जल बहता है तो वो पहले छोटी छोटी नालियों के रूप में बहता है और फिर जब अधिक मात्रा में जल हो जाता है तो वह धीरे धीरे एक बड़े नाले का आकार ले लेता है, एक बड़े नाले का आकार ले लेता है और उस नाले का आकार लेने की जो प्रोसेस होती है और उससे जो मिट्टी कटती है, इस प्रकार के सरण को अपन क्या बोल देते हैं? गैली इरोजन, अवनालिका सरण बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अवनालिका सरण बोल देते हैं। दोस्तों क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखकर अपना आंसर दें। इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाले फैक्टरों की, जल सरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो इसमें अपन पहले बात करते हैं किसकी? क्लाइमेट की। पहले किसकी बात करेंगे दोस्तों? क्लाइमेट की। किसकी? क्लाइमेट की। इसके बाद में अपन बात करेंगे ट्रोपोग्राफी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? ट्रोपोग्राफी की यानी कि स्थल आकृति की। तीसरे नंबर पर अपन बात करने वाले हैं मृदा गुण, मृदा के गुणों की।
चौथे नंबर पर अपन बात करेंगे प्लांट इफेक्ट, वनस्पति के प्रभाव की। और अपन 5वें नंबर पर बात करेंगे दोस्तों ह्यूमन फैक्टर, मानवीय कारकों की। तो हम दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं किसकी, क्लाइमेट की। अब हम क्लाइमेट का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों क्लाइमेट में बात करें तो क्लाइमेट में आता है वर्षा का अधिक होना। यदि वर्षा अधिक हो रही है दोस्तों, यदि वर्षा अधिक हो रही है तो यदि दोस्तों वर्षा क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो सोइल वाटर इरोजन क्या होगा, अधिक होगा। दोस्तों वर्षा के कारण यह सोइल इरोजन, वाटर इरोजन पर वर्षा की गहनता और वर्षा की अवधि, भाई कितने टाइम तक वर्षा हो रही है, तथा आवृत्ति का क्या, वर्षा की आवृत्ति का क्या, मृदा शरण पर, जलीय मृदा शरण पर क्या होता है, सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब बात करें कैसे पड़ेगा, यदि बरसात अधिक समय तक हो रही है, यदि वर्षा दोस्तों अधिक लंबे टाइम तक हो रही है तो जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और धीरे धीरे जल की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा कटाव क्या होगा, अधिक होगा, और मृदा कटाव अधिक होने के कारण दोस्तों भूमि में क्या पड़ जाएंगे, बड़े बड़े नाले पड़ जाएंगे, तो मृदा क्षरण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मृदा क्षरण अधिक होगा। अब इसके बाद अपन बात करने वाले दोस्तों किसकी, इसके बाद अपन बात करने वाले किसकी दोस्तों, ट्रोपोग्राफी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, ट्रोपोग्राफी की, स्थल आकृति की। वाटर इरोजन किस पर डिपेंड करता है, स्थल आकृति पर, यानी ट्रोपोग्राफी पर। अब कैसे डिपेंड करता है दोस्तों, अब हम इसका डिटेल में देखते हैं। यदि ढालू मृदाएं हैं या ढलान वाले स्थानों पर वाटर इरोजन क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। अब कैसे होगा भाई, ये ढलान वाले क्षेत्रों में क्या होगा, जब बरसात का जल ऊपर से नीचे की ओर बहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर बहने पर क्या होगा, मिट्टी का कटाव अधिक होगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये जितनी अधिक ढलान होगी, जितनी अधिक ढलान होगी उतना ही अधिक क्या होगा दोस्तों, वाटर इरोजन होगा। अपन कैसे वाटर इरोजन होगा दोस्तों, स्थल ढलान वाली भूमियों की अपेक्षा, ढलान वाली भूमियों की अपेक्षा क्या होता है, धरातल वाले स्थानों पर जलीय शरण क्या होता है, कम होता है। क्या होगा दोस्तों, जलीय शरण कम होगा। अब इसके बाद में अपन बात करने वाले दोस्तों मृदा गुणों की, सोइल प्रॉपर्टीज़ की। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, सोइल प्रॉपर्टीज़ की, मृदा गुणों की। तो मृदा गुणों की अपन बात करते हैं तो दोस्तों मृदा में बात करें तो बलुई मृदा के कण क्या होते हैं, इन बलुई मृदा के कणों का बिखराव अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, बलुई मृदा के कणों का बिखराव अधिक होता है। लेकिन मटियार भूमि के कण आपस में क्या होते हैं, दृढ़ता से चिपके रहते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, दृढ़ता से चिपके रहते हैं। तो जिनका बिखराव ज़्यादा होगा उनमें क्या होगा, वाटर इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके कणों के बीच में कोई बल नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं, तो उनमें वो आसानी से जल के साथ क्या होंगे दोस्तों, बह जाएंगे। तो बलुई मृदा की अपेक्षा मटियार भूमि में क्या होता है, वाटर इरोजन कम होता है दोस्तों। बात करें ऊसर भूमि की, तो ऊसर भूमि में जो मृदा कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊसर भूमि में जो मृदा कण होते हैं वो जल में शीघ्र ही घुल जाते हैं, शीघ्र ही सोल्यूबल हो जाते हैं, शीघ्र ही जो सोल्यूबल हो जाते हैं। जबकि बलुई मृदा, जो क्या बलुई मृदा होती है, वो मटियार भूमि होती है, वो क्या करती है दोस्तों, पानी को अधिक सोख पाती है। तो दोस्तों मिट्टी के गुणों पर, मृदा के गुणों पर डिपेंड करता है जलीय शरण, क्योंकि जो जिन मृदाओं के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं, उनमें वाटर इरोजन अधिक होगा। जबकि जिनमें आपस में क्या होते हैं, अधिक दृढ़ता से, अधिक बलपूर्वक सोइल पार्टिकल्स चिपके होंगे, उनमें क्या होगा, जलीय शरण कम मात्रा में होगा।
अब अपन इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर प्लांट इफेक्ट के बारे में। तीसरे नंबर पर किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्लांट इफेक्ट की, वानस्पतिक प्रभाव की। तो दोस्तों मृदा में जितने अधिक क्या होंगे? पादप होंगे, जितने अधिक वनस्पति होगी उतनी ही कम मात्रा में क्या होगा? हमारा वाटर इरोजन होगा। दोस्तों सोइल के अंदर जितनी अधिक मात्रा में क्या होगा? जितनी अधिक मात्रा में पौधे होंगे उतनी मात्रा में हमारा क्या होगा? जलीय शरण कम होगा। तीसरे नंबर पर अपन पाँचवें नंबर पर अपन बात करते हैं किसकी? मानवीय कारकों की। दोस्तों पाँचवें नंबर पर अपन किसकी बात करते हैं? मानवीय कारकों की। तो इसमें आता है मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग न अपनाने की स्थिति में क्या होगा? मृदा क्षरण, सोइल इरोजन अधिक मात्रा में होता है। मनुष्य के द्वारा जो खेती का ढंग है वो सही नहीं अपनाने पर क्या होता है? मृदा क्षरण अधिक होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी बात करते हैं दोस्तों? वायवीय शरण के बारे में अपन अब बात करने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी? वायवीय शरण को देखेंगे दोस्तों हम बाद में। पहले जलीय शरण के लिए अपन कौन से मेथड अपनाएं कि अपन जलीय शरण को रोका जा सके? किसी हद तक वाटर इरोजन को कम करने के लिए कौन से अपन को मेथड अपनाने हैं? तो मेथड जलीय संरक्षण की बात आ रही है। तो संरक्षण क्या होता है दोस्तों? संरक्षण मृदा के क्षरण को कम करने के लिए कम करना क्या होता है दोस्तों? सोइल कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षित करना, कम करना। अब अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स की। तो इनमें बात करेंगे अपन सबसे पहले किसकी दोस्तों? एग्रोनॉमिकल। दोस्तों अपन सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? मृदा संरक्षण की जैविक विधियों की अपन बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला अपन बात करते हैं किसकी? कंटूर की। पहला बात करते हैं दोस्तों कंटूर फार्मिंग। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा टिलेज, भू परिष्करण। दूसरे नंबर पर अपन क्या आ रहा है दोस्तों? भू परिष्करण। तीसरे नंबर पर आ रहा है अपने मल्चिंग यानी कि पलवार। चौथे नंबर पर आ रहा है दोस्तों क्या? क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। और पाँचवें नंबर पर आ रहा है अपने सोइल ऑफ क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स यानी कि पट्टियों में फसल बोना। तो दोस्तों अपन अब बात करते हैं इनकी। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन। ये तो देखा अपने कौन सी विधि? जैविक विधि। फिर आगे देखेंगे अपन कौन सी विधि? यांत्रिक विधियां भी अपन इसमें आगे देखने वाले हैं। तो यांत्रिक विधियों के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आएंगे दोस्तों? यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आएंगे क्यारी या फिर थाला बनाना। और दूसरे नंबर पर आएगा अधोभूमि की गहरी जुताई। और तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों कंटूर टेरेस बनाना। और चौथे नंबर पर आएगा इसमें अपने कंटूर खाई बनाना। क्या आएगा दोस्तों? कंटूर खाई बनाना। अब हम पहले बात कर लेते हैं किनकी दोस्तों? कंटूर फार्मिंग की, समुच्चय खेती की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कंटूर फार्मिंग की। तो दोस्तों बात करते हैं कंटूर फार्मिंग की। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन समुच्चय खेती कंटूर फार्मिंग की। तो कंटूर फार्मिंग में अपन पहले तो बात करते हैं दोस्तों कंटूर। व्हाट इज कंटूर? कंटूर क्या होते हैं? तो कंटूर की बात करें तो समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? कंटूर बोलते हैं। समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? कंटूर बोलते हैं। और कंटूर फार्मिंग हमेशा ढालू क्षेत्रों में अपनाई जाती है। दोस्तों जितनी अधिक ढाल होगी यानी कि ढाल के बढ़ने पर कंटूर की लंबाई क्या होगी? कम होगी। कंटूर छोटे होंगे। और यदि ढाल कम होगी तो कंटूर की लंबाई अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? बढ़ा सकते हैं। कंटूर क्यों बनाए जाते हैं? बात करते हैं कंटूर क्यों बनाए जाते हैं, कंटूर से अपन को क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों कंटूर बनाने से क्या होता है?
पानी वर्षा का जो जल होता है वो धीरे धीरे रुक रुक कर क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जिससे हमारा सॉइल इरोजन कम होता है। क्या होगा दोस्तों, सॉइल इरोजन कम होता है और ढाल उसमें क्या होगा, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। और दूसरी बात, कंटूर से क्या होगा, पानी को अंदर सोख लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, टिलेज के बारे में। टिलेज के बारे में तो भूपरिष्करण की सही विधियाँ, भूपरिष्करण की सही विधियाँ और औजारों के अपनाने से, भूपरिष्करण की सही विधियाँ और औजारों के अपनाने से क्या होता है दोस्तों, मृदा की संरचना ठीक रहती है या अच्छी रहती है। और जब मृदा की संरचना ठीक है या अच्छी है तो उसमें ध्यान रखना दोस्तों, जो जलीय शरण है या मृदा शरण है वो क्या होगा, कम होगा, नगण्य होगा। और दोस्तों तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं मल्चिंग की। तो पहला तो आता है दोस्तों मीनिंग ऑफ मल्चिंग। मल्चिंग यानी पलवार का क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसका अर्थ होता है। पलवार का अर्थ होता है दोस्तों ढकना, ढकना, मल्च करना, मल्चिंग करना। अब अपन ढकेंगे कैसे दोस्तों, भूमि को पौधे की पत्तियों या पॉलीथीन के द्वारा ढकने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, मल्चिंग कहलाती है। और जिसके द्वारा ढका जाता है वो सब्सटेंस, वो पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, मल्च कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, मल्च कहलाता है। इसके बात करते हैं अपन दोस्तों मल्चिंग की प्रोसेस करने से क्या होता है। मल्चिंग की प्रोसेस पहली बात तो किसके द्वारा कर रहे हैं, जो घास फूस है उसके द्वारा या फिर पॉलीथीन के द्वारा। इससे क्या होगा दोस्तों, अपने जो वर्षा का जल होगा जो डायरेक्ट भूमि के संपर्क में नहीं आएगा, डायरेक्ट भूमि के संपर्क में नहीं आएगा। और दोस्तों हमारा मृदा क्षरण क्या हो जाएगा, कम होगा। डायरेक्ट भूमि, एक तो वर्षा की बूंदें डायरेक्ट भूमि पर गिर रही है और एक इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि पहले किसके ऊपर गिरेंगी, जो अपने मल्च का, जिस मल्च का पदार्थ यूज किया है या जिससे अपन ने भूमि को ढका है उसके ऊपर गिरेंगे तो वो इतनी वेग से नहीं गिर पाएंगे और हमारा क्या होगा दोस्तों, जलीय शरण कम हो जाएगा। इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों, फसल चक्र की, क्रॉप रोटेशन की। दोस्तों फसल चक्र अपनाने से क्या होगा, पहली बात तो फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र होता है दोस्तों किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों को निश्चित समय में हेर फेर कर बोना, क्या कहलाता है दोस्तों, फसल चक्र। फसल चक्र के हम डिटेल से अध्ययन किस में करेंगे, 5वें चैप्टर में करेंगे। तो फसल चक्र, उचित फसल चक्र अपनाने से क्या होगा, यदि अपन उचित ढंग से फसल चक्र को अपना रहे हैं तो हमारा जो वाटर इरोजन है, सोइल इरोजन वो नहीं होगा या कम होगा। और दोस्तों फसल चक्र के सिद्धांतों का उपयोग न करने पर या सिद्धांतों की पालना न करने पर फसल चक्र, इसमें सोइल इरोजन में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अपन इसके बाद में अपन किस बात करते हैं, पट्टियों में फसल को बोना। दोस्तों फसलों को पट्टियों के रूप में बोने से क्या होगा, पानी रुक रुक कर आगे की ओर बढ़ेगा। दोस्तों पानी रुक रुक कर आगे की ओर बढ़ेगा, जिससे हमारा मृदा क्षरण में क्या होगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं अगला है ले फॉर्मिंग। अगला हमारा कौन सा पॉइंट है, ले फॉर्मिंग। ले फॉर्मिंग यानी कि ले फॉर्मिंग की परिभाषा क्या है या इसका अर्थ क्या है, तो फसल चक्र में घासों को इंक्लूड करना या फसल चक्र के अंदर घासों को सम्मिलित करना क्या कहलाता है दोस्तों, ले फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, ट्री प्लांटेशन। क्या होगा दोस्तों, ट्री प्लांटेशन की अपन बात करते हैं तो पौधरोपण करने से भी अपना जो मृदा क्षरण है वो कम किया जा सकता है। मृदा क्षरण की यांत्रिक विधियों की बात करें, मृदा क्षरण की यांत्रिक विधियों की अपन बात करें या तो इसमें हमारे पहले कौन सी आती है, क्यारी या थाला बनाना। कौन सी आती है दोस्तों, क्यारी या फिर थाला बनाना। तो क्यारी या थाला किसकी सहायता से बनाएंगे, तो बेसिन लिस्टर की सहायता से। थालों का निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है दोस्तों, बेसिन लिस्टर की सहायता से
किया जाता है। और थाला बनाने से क्या होगा, जो जल का वेग होगा उसको कम कर दिया जाएगा और हमारा जो शरण होगा कम हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, अधोभूमि की गहरी जुताई। अधोभूमि की गहरी जुताई की अपन बात करते हैं तो अधोभूमि में जो कठोर परतें होती है, यानी कि भूमि के अंदर जो कठोर परतें हैं उनको तोड़ना। अब कठोर परतों किसके द्वारा तोड़ा जाएगा, सब सोइलर की सहायता से कठोर परतों को तोड़ा जाता है। भूमि की गहराई में जो कठोर परतें होती हैं उनको किसकी सहायता से तोड़ा जाता है दोस्तों, सब सोइलर की सहायता से तोड़ा जाता है। उससे क्या होगा दोस्तों, कठोर परत नहीं होने से हमारे वर्षा का जो जल होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या भूमि के द्वारा सोख लिया जाएगा, भूमि के द्वारा सोख लिया जाएगा और हमारा मृदा सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। इसके बाद रहता है दोस्तों हमारा क्या, कंटूर टेरिस बनाना। कंटूर टेरिस बनाना दोस्तों, जब ढालू भूमि में क्या की जाती है, खेती की जाती है। दोस्तों ढालू भूमि में खेती की जाती है तो खेत में चबूतरे के आकार का, खेत किसके आकार के बनाए जाएंगे, चबूतरे के आकार का या फिर टेरिस की भांति क्या बनाए जाते हैं, खेत बनाए जाते हैं। टेरिस के आकार के क्या बनाए जाएंगे दोस्तों, खेत बनाए जाते हैं, जिससे कि जल का अवशोषण अधिक से अधिक मात्रा में होता है तथा उनसे जो पानी होता है उनको एक अतिरिक्त जल होता है उसको एक नाली की सहायता से क्या निकाल दिया जाता है दोस्तों, बाहर निकाल दिया जाता है। जल निकास की व्यवस्था, वाटर ड्रेनेज की मैनेजमेंट अपन उसमें कर देते हैं, तो उससे भी अपना क्या होगा दोस्तों, जो सोइल इरोजन है वो कम होता है। अब अपन किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, विंड इरोजन की। विंड इरोजन की बात अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो विंड इरोजन की अपन बात करते हैं किसकी, विंड इरोजन की, यानी कि वायवीय शरण की अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, वायवीय शरण की। तो दोस्तों आज हम केवल वायवीय शरण की क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो वायवीय शरण यानी कि वायु के द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया। वायु द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, वायवीय शरण कहलाती है। इसके बाद देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ विंड इरोजन की बात करें तो दोस्तों टाइप्स ऑफ विंड इरोजन 3 प्रकार का होता है, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रिप। दोस्तों इनका अपन डिटेल से अध्ययन कब करेंगे, कल की क्लास में अपन इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे कल दोस्तों। विंड इरोजन के टाइप्स की, कल विंड इरोजन के टाइप्स की, इसके बाद इन विंड इरोजन को कैसे कम किया जाता है, किया जा सकता है, इसकी बात कर लेंगे। और कौन कौन से पौधे अपन लगाएंगे उसकी बात कर लेंगे। और बाद में अपने कल सीड शुरू कर देंगे दोस्तों। कल अपन क्या करेंगे, सीड शुरू कर देंगे दोस्तों। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।